इसी औरंगजेब की नीति की समीक्षा के अंतर्गत इसका जो शेष भाग है मेवाड़ मुगल संधि के रूप में आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मेवाड़ मुगल संधि 1681 ईस्वी में हुई। अकबर का विद्रोह तो सफल न हुआ, परंतु उसने मेवाड़ को बचा लिया। औरंगजेब को मेवाड़ से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी। उसके लिए अकबर को समाप्त करना अधिक आवश्यक था। दूसरी तरफ राणा राज सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और राणा जय सिंह युद्ध को समाप्त करने के लिए उत्सुक था। इस कारण 24 जून 1681 को मेवाड़ और मुगलों में संधि हो गई, जिसके अनुसार राणा ने जजिया के बदले में मंडलपुर और बदनेर के परगने मुगलों को दे दिए। दूसरा, मुगलों ने मेवाड़ से अपनी सेना हटा लेने का वायदा किया। तीसरा, जय सिंह को पंच हजारी मनसबदार प्रदान किया गया। युवराज भीम सिंह को राजा का पद दिया गया और वो मुगल सेना में ले लिया गया। मारवाड़ के युद्ध का जारी रहना 1681 से 1687। यद्यपि मेवाड़ ने मुगलों से संधि करके मारवाड़ का साथ छोड़ दिया, परंतु मारवाड़ ने सांस नहीं छोड़ा और युद्ध को जारी रखा। 1681 से 1687 तक दुर्गादास की अनुपस्थिति में राठौड़ों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लिया। वे छिप छिप कर मुगलों पर आक्रमण करते रहे और मुगलों की रसद और सेना को हानि पहुंचाते रहे। 1687 से 1701 ईस्वी का जो संघर्ष है वो महत्वपूर्ण है। 1687 में दुर्गादास मारवाड़ लौट आया। अजीत सिंह भी कुछ बड़ा होने लगा, अतः दुर्गादास और अजीत सिंह ने राठौड़ों का नेतृत्व किया और उन्हें बूंदी के दुर्जन हाड़ा की भी सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने अनेक मुगल चौकियों पर अधिकार कर लिया और मुगलों की सीमाओं में घुसकर दिल्ली के निकट आक्रमण किए। अजमेर के फौजदार को राठौड़ों ने परास्त किया, परंतु गुजरात के सूबेदार शुजात खां उनको एक चालाक और कूटनीतिक शत्रु मिला। 1694 ईस्वी में दुर्गादास ने अकबर की लड़की सफिया तुन्निसा को और 1698 ईस्वी में उसके लड़के बुलंद अख्तर को मुगलों को वापस कर दिया। दुर्गादास ने इन बच्चों की सुरक्षा ही नहीं की थी, बल्कि उनके लिए इस्लाम की धार्मिक शिक्षा का भी पूर्ण प्रबंध किया था। धर्मांध औरंगजेब के लिए यह अच्छा सबक था। इसके बदले में अजीत सिंह को जालोर, सन्योद और सिवाना के परगने तथा शाही से सेवा प्रदान की गई और दुर्गादास को 3000 का मनसबदार और गुजरात में पाटन की फौजदारी दी गई। यह राठौड़ों के लिए एक सम्मानपूर्ण समझौता नहीं माना जा सकता था, परंतु दुर्गादास और अजीत सिंह ने इस समय का सदुपयोग अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए किया। 1701 से 1707 ईस्वी तक का संघर्ष, इस समय में अजीत सिंह और दुर्गादास ने फिर विद्रोह कर दिया, परंतु मारवाड़ की खराब स्थिति और अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण 1704 ईस्वी में उन्हें पुनः मुगल सत्ता को स्वीकार करना पड़ा। राठौड़ों का अगला कदम उस समय उठा जबकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध आरंभ हो गया। 1707 में अजीत सिंह ने जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया और अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। प्रायः सभी मारवाड़ क्षेत्र राठौड़ों के अधिकार में आ गए और दुर्गादास द्वारा आरंभ किया हुआ कार्य सफलता को प्राप्त हुआ। मारवाड़ के स्वतंत्रता संघर्ष में दुर्गादास का योगदान। मारवाड़ के स्वतंत्रता संघर्ष में दुर्गादास का योगदान अप्रतिम और अद्वितीय माना जाता है। उसने सदैव स्वामी भक्ति का परिचय दिया, वीरता एवं साहस के साथ मुगलों का पूरा मुकाबला किया और अपनी स्वामी भक्ति को नहीं छोड़ा। किसी भी प्रलोभन के आगे वह नहीं झुका। मुगलों की राजधानी से नवजात शिशु अजीत सिंह को निकालकर मारवाड़ पहुंचाना उसका एक बहुत ही बड़ा कार्य था। दुर्गादास ने असीम धैर्य एवं साहस के साथ अजीत व उसकी माता की औरंगजेब के चंगुल से मुक्त करा करके उन्हें मारवाड़ पहुंचाया। दूसरा, अपने इस संघर्ष को जन संघर्ष के रूप में बनाना और उसका नेतृत्व करना, ये दुर्गादास का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उसने मारवाड़ के जन संघर्ष का सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। 1679 से 1681 और 1687 से 1707 ईस्वी तक उसने मारवाड़ में मुगलों का मुकाबला किया। वास्तव में दुर्गादास इस संघर्ष की आत्मा व जीवन था। मारवाड़ कभी अभी तक उसका आदर के साथ स्मरण करता है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये माँ पूद ऐसा जन जैसा दुर्गादास
जदुनाथ सरकार ने इस मत को भीषण विपत्तियों में से संघर्ष करते हुए चारों तरफ से शत्रुओं के घिरे और अपने देशवासियों के आत्मविश्वास को खो देने और उनके अनिश्चित होने के बाद भी अपने स्वामी के पक्ष को विजयी रखा। तो दुर्गादास का जो योगदान है, वो दुर्गादास का योगदान ऐसी विषम परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जिस समय मुगलों की तूती बोल रही थी, उस समय में अपने स्वामी की रक्षा करना और स्वामी को पुनः राज्य प्राप्त कराने के लिए निरंतर संघर्ष करना और स्वामी की रक्षा के लिए सभी आवश्यक घटकों से अपनी मित्रता स्थापित करना, ये दुर्गादास के कूटनीतिक प्रयास थे। दुर्गादास की चरित्र की विशेषताएं, वो स्वामी भक्त था। दुर्गादास सदैव स्वामी भक्ति को प्रदर्शित करता रहा। उसके लिए वह हर प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार रहता था। उसमें साहस की कमी नहीं थी। वो विपत्तियों से कभी नहीं घबराता था। मुगलों ने उसे अपनी ओर मिलाने का लालच दिया, किंतु उसने कभी भी अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। वह एक कुशल सेनापति था। उसने परिस्थितियों के अनुसार मुगलों से संघर्ष किया और अंततोगत्वा सफलता प्राप्त की। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। आवश्यकता पड़ने पर उसने सम्राट से संधि भी की थी। धार्मिक सहिष्णुता का पक्ष उसका बड़ा उज्जवल था। उसने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। शाहजादा अकबर अपने पुत्र व पुत्री को राजस्थान से में छोड़ गया था। दुर्गादास ने उनकी शिक्षा के प्रबंध के लिए मौलवियों को नियुक्त किया तथा इस्लाम धर्म के अनुसार उन्हें शिक्षा दी। कभी भी औरंगजेब की तरह उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश नहीं की। इवन उनकी शिक्षा का जो प्रबंध है वो भी इस्लाम के धर्म के अनुसार किया गया। यह दुर्गादास की धार्मिक सहिष्णुता की और सर्वधर्म सम्मान की सबसे बड़ी नीति थी और एक सच्चे हिंदू योद्धा होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। आपातकालीन स्थिति में मित्र का साथ देना अकबर को स्वयं महाराष्ट्र तक ले गया। इस प्रकार उसने विपत्ति के समय अकबर की मदद की। वास्तव में राठौड़ों में वह अकेला ही था जिसने एक राजपूत सैनिक के साहस और शौर्य तथा एक मुगल मंत्री की चतुरता, कूटनीतिज्ञता और संगठनकर्ता की मिलीजुली योग्यता का उसने सदैव परिचय दिया। एक भी इस तरह का वाकया और दुर्गादास के द्वारा उपस्थित नहीं हुआ कि जिसके द्वारा दुर्गादास को की निंदा की जा सके। इस तरह हम देखते हैं कि दुर्गादास ने ही इस मारवाड़ के स्वतंत्रता के संघर्ष को पैदा किया, इसको चलाया और अंततोगत्वा अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त करने की सफलता प्राप्त हुई। इस तरह हम देखते हैं कि दुर्गादास का जो योगदान है वो दुर्गादास का पूरा जीवन इस स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित रहा। राजपूत नीति के परिणाम। राजपूतों का विश्वास खोना। अकबर ने अपने व्यवहार से राजपूतों का विश्वास प्राप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने राजपूतों का विश्वास खो दिया जो कि इस राज्य के बहुसंख्यक थे। मुगलों की सैनिक शक्ति को आघात। 30 वर्ष के इस संघर्ष में मुगलों की सैनिक शक्ति को काफी आघात पहुंचा, क्योंकि राजपूतों के सहयोग के कारण मुगल शक्ति को एक बड़ा परिणाम प्राप्त हुआ था और उनके साम्राज्यवाद को बढ़ाने में मदद मिली थी, और वही राजपूत शक्ति को औरंगजेब ने अपना विरोधी बना दिया। धन की हानि, आर्थिक हानि। इस संघर्ष में मुगलों का काफी धन व्यय हुआ, काफी नुकसान हुआ, और इसके साथ ही दक्षिण के अभियानों का सुचारू रूप से संचालित न होना, मारवाड़ में मुगल सेना के उलझे रहने के कारण औरंगजेब अपने दक्षिण के अभियानों का सुचारू रूप से संचालन नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त उसे दक्षिण में मारवाड़ व मेवाड़ का सहयोग भी नहीं मिला। इस कारण से वो दक्षिण में पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। जबकि उसके पहले के शासकों में हम देखें कि दक्षिण नीति में राजपूतों के सहयोग के कारण पहले के जो बादशाह थे, मुगल शासक थे, वे सफल रहे थे। हिंदुओं की सद्भावना में कमी। मुगल साम्राज्य के प्रति हिंदुओं की सद्भावना पहले जैसी नहीं रही, न उनका सहयोग रहा। ये औरंगजेब की धर्मांध नीति के कारण ऐसा हुआ। अराजकता का फैलना। इस संघर्ष से न केवल मारवाड़ में अराजकता फैली गई, अपितु पड़ोसी मुगल प्रदेशों में भी एक अव्यवस्था में उस समय देखने को मिलती है। और विद्रोही तत्वों को लाभ। राजपूतों के साथ लंबे संघर्ष के कारण जाटों एवं सिखों एवं अन्य तत्वों ने भी उसका लाभ उठाना प्रारंभ किया। औरंगजेब ने अकबर की राजपूत नीति का पालन करके मुगल साम्राज्य को पालन न करते हुए
मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई, क्योंकि इस समय का जो पूरा वातावरण जो एक संगठित ढांचे के रूप में अकबर ने यहाँ की बहुसंख्यक जनता के सहयोग से जो ढांचा खड़ा किया था, उसको औरंगजेब ने अपनी कट्टरता की, अपनी संकीर्णता की नीति के कारण, अपनी धार्मिक नीति के कारण उसको तहस नहस कर दिया। और उसी का परिणाम था कि औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। बहुत से इतिहासकारों ने यह माना है कि औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता की, जो संकीर्णता की नीति थी, वह मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य के उत्थान का कारण भी इन्हीं राजपूतों का सहयोग था। इन्हीं राजपूतों के सहयोग के कारण हम देखें कि मुगल साम्राज्य जो था वह भारत में स्थापित हुआ। इसके साथ ही उसके साम्राज्य का विस्तार भी हुआ, और इन्हीं राजपूतों के अच्छे सेनानायक के गुणों के कारण उसको उस साम्राज्य को विस्तार भी मिला। लेकिन औरंगजेब की जो ये नीति थी, औरंगजेब की इस कट्टरतापूर्ण नीति के कारण उसके साम्राज्य में अराजकता फैलती चली गई, और उसके साथ ही राजपूतों के इस संघर्ष को देखते हुए जो युद्ध प्रिय जातियां, जो जाट है, सिख है, इन्होंने भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने अपने प्रदेश को, अपने अपने स्थानों को मुगल शासन से मुक्त कराने के लिए अपना विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और यही नहीं, जो दक्षिण में हमेशा जो अकबर, शाहजहां, जहांगीर की जो नीतियां सफल रही थी, उसके पीछे सबसे बड़ा जो संबल था, क्योंकि दक्षिण का पूरा संघर्ष जो था वो राजपूत सिपह सालारों के आधार पर ही मुगल शासकों ने लड़ा था। लेकिन यह हम देखते हैं कि किस तरह से औरंगजेब जो है वो दक्षिण के अभियान में असफल रहा। इसलिए बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि दक्षिण भारत जो है वो मुगल साम्राज्य की कब्र साबित हुई, क्योंकि 25 वर्ष तक का लगातार औरंगजेब का जो संघर्ष है, और वो भी राजपूतों के सहयोग के बिना, जब तक राजपूतों का सहयोग वो लेता रहा, उसे किसी तरह का साम्राज्य विस्तार में दिक्कत नहीं आई। लेकिन राजपूतों के प्रति कट्टरतापूर्ण नीति का पालन करने के बाद में वह कहीं पर भी अपनी निश्चित सफलता प्राप्त नहीं कर सका, और उसकी ये जो सोच थी एक इस्लाम होने की, और इसके साथ ही जो एक प्रारंभिक नीति का जो एक चरण था कि दारुल हर्ष से दारुल इस्लाम बनाना, क्योंकि पहले के जो मुगल शासक थे वो दारुल हर्ष की नीति पर थे, लेकिन औरंगजेब का जो सपना था वह था दारुल इस्लाम के रूप में भारत को बदलना। ये जो दारुल इस्लाम है, इसी दारुल इस्लाम की नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव उस समय के कट्टरपंथी मुल्ला और मौलवियों का था, और औरंगजेब उन कट्टरपंथी मुल्ला और मौलवियों के हाथों की कठपुतली बनकर के अपनी राजकीय नीतियों को चलाता रहा। और उसी का हश्र ये हुआ कि अंततोगत्वा औरंगजेब को कभी भी शांति नहीं मिली, और लगातार उसे संघर्ष का सामना करना पड़ा। यही नहीं, उसका स्वयं का जो पुत्र अकबर है, वह भी उसकी इस कट्टरतापूर्ण और विद्वेषपूर्ण नीति, संकीर्ण नीति के खिलाफ खड़ा हो गया। उसका एकमात्र कारण यही था कि जो राजपूत उनको सहयोग कर रहे हैं, उनके प्रति भी उसकी जो कट्टरतापूर्ण नीति थी। इसलिए अकबर का जो विद्रोह है, वो अकबर का विद्रोह हमें इस रूप में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के तो औरंगजेब की जो ये नीति थी, जिसका आधार कट्टरता था, जिसका आधार संकीर्णता था, उसी दृष्टि से अकबर की राजपूत नीति और उसकी धार्मिक नीति की जो समीक्षा है, वो समीक्षा होती है। और ये जो उसकी नीति है, ये अंततोगत्वा हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनती है, क्योंकि बहुसंख्यक जो राजपूत जाति है, जो कि राजन्य वर्ग रहा है, जो कि मुगलों के आने से पहले भारत में जिनके शासन रहे हैं, ऐसे राजपूत जाति के खिलाफ काम करते हुए औरंगजेब ने अपनी अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण, अपनी सूझबूझ की कमी के कारण मुगल साम्राज्य को, मुगल सत्ता को
नुकसान पहुंचाया। इसी कारण से अपने स्वयं के वंश और स्वयं के साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी के रूप में औरंगजेब को माना जाता है। आगे हम दुर्गादास के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।